हम तो बचपन से लेकर के 4-5 साल पहले तक यही सुनते थे कि आर्टिकल 370, 370, 370। लेकिन आज के दौर का जो कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल मीडियम है, यही वो आर्टिकल था जिसके कारण मुझे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मैं जानता था कि इस मुद्दे को उठाना कोई आसान काम नहीं है। इस मुद्दे को उठाने की इस सफर में हमारा एक साथी भी चला गया। वो आप ही के राज्य का था, संदीप कुलकर्णी उसका नाम था। सावरकर परिवार के यहां एक वारिस बैठे हुए हैं, रणजीत सावरकर साहब। वो सावरकर का भक्त था। इतना मैंने भक्त किसी को नहीं देखा। वो इस सफर में हमारे बीच में से चला गया, लेकिन हमने कहा अगर वो चला गया है तो इस पे हम समय नहीं गंवा सकते कि ये ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसमें हमारा समय नष्ट हो जाता। जो उसका हमारे साथी का भी एजेंडा था, इसी आज के आधुनिक युग में उस इंस्ट्रूमेंट को हमने इस्तेमाल किया। पूरे देश में आज तो हजारों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों तक आवाज जाती है। उस जमाने तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि दो लोग भी चाय पीते वक्त हमसे बात करते थे तो हम उनको आर्टिकल 35 समझाते थे ये है क्या। हमारे पास साधन नहीं थे, हमारे पास विदेशों से चंदा नहीं आ रहा था, हमारे पास 30 करोड़ लोग ऐसे नहीं थे जो एक बात कहते में इकट्ठे हो जाते। हम शाहीन बाग नहीं बना सकते थे। इसलिए इस बात को पूरे देश में तथ्यों के साथ, रेफरेंसेस के साथ, कहां लिखा है, किस पेज पे लिखा है, यहां तक हमने बताया। और जब PIL दाखिल हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जजेसों को नहीं पता था, बड़े बड़े वकीलों को नहीं पता था। शुरू में बहुत लोगों ने हमसे कहा क्या ये बेवकूफी का कोई चीज आप उठा लाए हैं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। हमेशा जब बदलाव आता है तो लोग पागल ही समझते हैं, लेकिन वही क्रिटिकल टाइम होता है कि जब आपको ज्यादा लोग पागल समझने लगे तब समझ लीजिए कि आपकी बात लोगों तक पहुंच रही है। आप अपने हौसले को कमजोर न समझें। और पूरे देश में आर्टिकल 35 है, क्या था, कैसे बना, क्यों आया, क्या प्रोविजन थे, इतना बोला कि आप इस बात को मजाक समझ सकते हैं। मैं घर की बातचीत में कभी कभी बातचीत में आर्टिकल 35 पे बोलने लगता था और मुझे लगता था कि मैं सोचता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, इस आर्टिकल 35 में जितने भी नुक्ते थे सब नुक्तों को मैंने छान लिया। और उसका दबाव यह हुआ कि जब समाज को पता चला तो आपने कहा कि इतना जघन्य अपराध हो रहा है और हमें पता नहीं है। आपने विश्वास किया और आपकी आवाज अलग अलग छोटी छोटी समूह में उठी और देश की सत्ता को पता चला। सत्ता ने जब अब 2019 का दोबारा से चुनाव लड़ा, उस पार्टी ने पहली बार अपने मैनिफेस्टो में लिखा हम 370 भी हटाएंगे और 35A भी हटाएंगे। तब भी मैंने कहा कि 370 तो हम 70 साल से हटते हुए देख रहे हैं। मैंने उसके बाद सिर्फ इतनी बात की खुशी मनाई, इसी बात का संतोष मनाया कि हम भले ही उसको दुनिया भर में फैलाने में कामयाब रहे हों, लेकिन हटाएगी तो सरकार ही। उसे हटाने की शक्ति तो मेरे पास और आपके पास नहीं थी। लेकिन लगातार उसके बावजूद भी यह सिलसिला 4 साल तक चलाया, जगह जगह चलाया, कश्मीर में जाके चलाया। कश्मीर के मरहूम वजीर आला चीफ मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त के भाषण में हमारा नाम लेकर के हमारे बड़ा सम्मानित किया। उन्होंने हमने जहां जहां जा सकते थे, इसमें जितनी भी हमारे पास पत्रकारिता की टेक्निक थी सब इस्तेमाल की। और 2019 में चुनाव जीतने के बाद, यह बात मैं बार बार एक कारण से कहता हूं, यह बहुत पुरानी बात हो चुकी है, उसका कोई अर्थ नहीं है।
अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उस टारगेट के प्रति जो आपको बड़ा प्यारा है, जिसको आप मानते हैं ऐसा होना चाहिए, ईमानदार होंगे तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। और जब खड़े होते हैं आप, तो पहली सरकार है भारत के इतिहास में। और यह बात कहने से पहले मैं फिर एक बात रिपीट कर देता हूं, मेरा किसी सरकार से, किसी विचारधारा से, किसी संगठन से कोई नाता नहीं। यह बात अलग है कि लोग समझते हैं कि सत्ता रोज मुझसे टेलीफोन के ज्ञान लेती है। मैं कहता हूं भाई टेलीफोन की बात छोड़ो, कहीं आमने सामना भी नहीं हुआ मेरा। तो इस सरकार के ऊपर आपने मैनिफेस्टो में आने के बाद दुगना दबाव बनाया, सरकार के इस कारण हाथ मजबूत किए कि सरकार को यह कहने का मौका मिला कि यह देश एक ऐसा कानून जो भारत के संविधान को वायलेट करता है, जो इंसानी हुकूकों को, जो मानव के राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका वायलेशन करता है, और एक ऐसे राज्य में करता है जहां निजाम मुस्तफा के तहत यह कहा जाता है अल्लाह की राह में सबके राइट बराबर हैं। उसी राज्य में सबसे बड़ा दुनिया का उल्लंघन हो रहा था। उसके बाद हुआ यह कि सरकार चुनाव जीती। सरकार के दिमाग में रोज आपको हैमर करना होता है, सरकार को भी बताना होता है कि देश का दबाव है, इसलिए हम कर रहे हैं। 70 दिन के अंदर, शपथ लेने से मात्र 70 दिन में 370 भी हटी और 35 भी हटी। पूरे देश ने देखा कैसे हटी। और आप ही का दबाव है, यह मैं इसलिए आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूं कि आप अपनी ताकत को कमजोर न समझें। आप 1000 साल तक अलग अलग रह के देख लिए हैं, ये जाति, वो जाति, ये भाषा, इन सब में आपने 1000 साल गंवा दिए हैं। और यही कमियों के कारण आप 1000 साल तक गुलाम रहे। इस कमी को आप थोड़ा सा देर के लिए दूर करने की कोशिश कीजिए, तो आपका दबाव जब सामूहिक होता है, इसलिए मैं पर्सनली यह बात मानता हूं, कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन गुजराती है, कौन मराठी है, किसकी क्या भाषा है, यह आपका एकदम निजी मामला है, यह पर्सनल मामला है आपका। इसकी अगर आपको गौरव होता है कि आपकी फला जाति है, आप महान हैं, आपको गौरव होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, होना चाहिए। लेकिन उसमें छोटा सा अमेंडमेंट मेरा सिर्फ इतना ही है, अपनी जाति, अपनी भाषा पे गौरव कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसको बढ़ाइए, लेकिन उसे घर की 4 दीवारी के अंदर रखिए। घर से बाहर निकलने के बाद आप भारत राष्ट्र की रक्षा कैसे करेंगे? आप सिर्फ सनातनी हैं और कुछ नहीं है। इतना भर भी आप करेंगे, अभी तो 70 दिनों में 370 और 35 पे हटी। और उसका कमाल देखिए, यह बात सार्वजनिक मंचों से नहीं कही जा सकती, लेकिन मैं सरकार में नहीं हूं, इसलिए कहने का पूरा अधिकार है मुझे। आपने 370 के हटाने के लिए देश में माहौल तो बनाया, लेकिन लगातार आपकी मजबूरी यह थी कि आपको यही बताया गया कि धारा 370 और 35 जब हटेगी, जब भारत के दोनों सदनों में आपका पूर्ण बहुमत होगा। आपका बहुमत नहीं था। आपने कहा कि तुमने हमसे मत मांगा, हमसे बहुमत मांगा। हमने 2014 में तुम्हें 282 दिए थे, हमने इस बार तुम्हें 303 दे दिए हैं जो हमारे हाथ में हैं। लेकिन राज्यसभा आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपका दबाव, समाज के अंदर जो चेतना, चौराहों चौराहों पर नेताओं से यह पूछना कि भाई 370 कब हटेगी, यह बताओ। तो जब इतनी बड़ी ताकत में आप दबाव बनाते हैं, तो सत्ता का दिमाग तेजी से काम करता है, वो रास्ते निकालती है कि कैसे इस काम को करना है। इसीलिए कहते हैं जहां चार वहां राह।
अगर आप चाहते थे तो 70 सालों तक टला 370, लेकिन आप चाहते थे कि इसको हटाना है, तो भारत के संसदीय इतिहास में यह लिखा जाएगा मेरे जाने के बाद, जब भी उसका इतिहास लिखा जाएगा, कि एक ऐसी सरकार जिसके पास एक सदन में बहुमति नहीं था, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज्यादा विवादास्पद, आपके दबाव ने सरकार के दिमाग को कहा थोड़ा तेजी से भी काम करो, तुम्हें भजन कीर्तन करने के लिए नहीं संसद में भेजा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम क्या करोगे। संसद की मर्यादाओं के बीच किसी कानून का उल्लंघन किए बगैर दिमाग चलाओगे तो काम हो सकता है। आपकी बेचैनी ने पहली बार एक ऐसा बिल 370, जिस राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, उसी में पास कर दिया उन्होंने। इसे भी कहते हैं मैनेजमेंट।